नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पेपर लीक कांड के समापन पर। दरअसल पेपर लीक तो हो गया था, लेकिन आज संसद में पारित होने के बाद ऐसा हम मान रहे हैं कि अब वो लॉक हो गया है। आगे ये मामला यहीं रुक जाएगा। संसद में इस पर हॉट टॉक हुई है। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना जो नया कानून बनने वाला है, और उसके साथ साथ 10 साल तक की सजा होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये मुकदमे चलेंगे और इसके साथ साथ जो फैसले आएंगे वो भी बहुत जल्द आएंगे। इसी पर विस्तार से बात की, आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ और अब अंजाम तक कैसे पहुंचा। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे, और फिर केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल की बातचीत, और चर्चा में शामिल होंगे हमारे 3 मेहमान। स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नागेंद्र सिंह, अगर उनसे संपर्क हुआ तो, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी जूम पर जुड़ेंगे, और फ़ोन पर जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं राहुल गांधी और पीयूष गोयल को। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट, अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, तो किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। तो सब लोग कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति क्यों ना हो। असल में एक तरह से टूल बन गए हैं हमारे जैन जी या युवा बच्चे, और उस पर वो सब राजनीति कर रहे हैं जो पिछले 10-12 सालों से राजनीति में लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं। जिसे कहते हैं, अगर क्रिकेट की भाषा में तो हम कहें कि वो फॉर्म में नहीं, आउट ऑफ फॉर्म जो चल रहे हैं, वो इस बहाने अपनी फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर जो पेपर लीक था, संसद में इस पर चर्चा होने के बाद ये अब ऐसा माना जाएगा कि लॉक हो गया, लेकिन लोग उन्हें उकसाएंगे, बच्चों को फिर से आंदोलन की बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आंदोलन का पहला फेज़ उनका था, दूसरा फेज़ भी उतना ही सक्सेसफुल हो, क्योंकि जिस मुद्दे पर बच्चों ने आंदोलन किया था वो मामला एक तरह से सुलझ गया है। सरकार ने हाई पावर कमेटी बना दी है, नया कानून बन गया है। तो करते हैं चर्चा इसी मुद्दे पर। जुड़ गए हमारे तीनों मेहमान, रंजन जी, रमेश सिंह जी और राठी जी। एक बार आपका फिर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो मामला है बहुत ही संवेदनशील था, और हम अगर पीछे जाएं तो 70-80 सालों में इस पर क्यों कानून नहीं बने, और बने तो इतने लचर क्यों बने? क्योंकि पेपर लीक जब होते हैं तो अक्सर वो बच्चे सफ़र करते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो पूरे 12 महीने क्लास में पहुंचते हैं, लगातार 6, 8, 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका पूरा साल एक तरह से तबाह होता है। और हर बार ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगले साल भी वैसे ही परफॉर्म करे। और इसमें एक चीज़ और रंजन जी, कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनकी एज भी होती है। कई बार उनकी एज का वो लास्ट टर्म होता है, लास्ट अटेम्प्ट होता है, और पता हुआ कि पेपर लीक हुआ, बाद में कैंसिल हो गया और वो उसके बाद बाहर हो गए। तो ऐसे बहुत से मामले थे, लेकिन लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का जो संसद का सत्र था, जो बातचीत हुई कल और आज में, उसे सकारात्मक भी माने। बाकी तो राजनीति करने वाले अगर राजनीति ना करें तो फिर हम कहेंगे कि वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब पिछले ज़माने जैसी बात नहीं है कि लोग राजनीति से ऊपर उठ कर सोचते हैं। अब राजनीति सबसे पहले है, फिर पार्टी बाद में है, और देश तो सबसे पीछे है। तो खुद पहले आगे। लोग कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो लेकिन लोग कहते हैं कि नेशन नहीं, पहले मैं फर्स्ट। आपकी राय? मामला बच्चों का है, और
ईश्वर से प्रार्थना है कि ये बच्चों का जो शगुन हुआ है जंतर मंतर पर, ये फलीभूत हो। और एक बात इसमें और आएगी चर्चा के बीच में, मैं अभी इसको जोड़ दूं कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 18 साल से कम के बच्चे, उम्र के बच्चे गिरफ्तार किए गए उनको तत्काल रिहा किया जाए, और अगर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है तो उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा संघर्ष होगा जैन जी के बीच में, माने कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में और सरकार के बीच में, और इन दोनों के बीच में है सुप्रीम कोर्ट। सरकार कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसको कैसे उसकी अवहेलना करें, जैन जी कहेगी जो आपसे हमारा कमिटमेंट हुआ उसको आप पूरा करें। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और कमिटमेंट ये बीच में आएंगे, लेकिन इसके चलते बहुत सारी बातें होंगी कि अगर ये दोबारा आंदोलन की धमकी चेतावनी होती है तो आंदोलन कितना सफल होगा कितना असफल होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो आंदोलन चला जंतर मंतर पर, आंदोलन के बाहर जो तत्व थे जिन्होंने रील्स बनाई थी और जो बदतमीजी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उससे देश के लोगों का मन टूटा है। ख़ासतौर से जिनके बच्चे हैं परिवारों में, उनको लगा कि ये आखिर जो जिस ढंग की बातचीत करा वो किस दिशा में जा रहा है। ऐसी शिक्षा तो हमने नहीं दी, पता नहीं स्कूल कॉलेज में कौन सी शिक्षा मिल रही है। ये एक मुझे लगता है कि बीच में बात आएगी। आपकी राय? सर देखिए, जो पहला मुद्दा उठाया आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो याद है राघवन जी, जब कोचिंग का चलन चला था तो वो कोचिंग ज्यादा सफल होता था। मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ जी जी। कि जो ज्यादा बच्चे नकल करा पाए वो पेपर ढूंढ के लाता था जी। जिन बच्चे से पैसे मिलते थे, मैं कोचिंग का नाम ले सकता हूँ जी, लेकिन वो मानहानिकारक हो जाएगा। जी जी। तो वो मेडिकल में एक्सपर्ट था वो बच्चों को, तो बच्चों को जो पेपर आते थे एक दिन पहले उनको किसी होटल या कहीं पे ले जाया जाता था। बच्चे बैठते थे, पेपर वो भरते थे, मतलब पर्चा देते थे, पक्का पर्चा आता था। अब जी। बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में वो पर्चा, मतलब जो आंसर सीट है वो जमा कर दी जाती थी। जी। तो बीमारी आज की नहीं है। और अगर आप पीएमटी या और चीज़ों को छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग का, तो नकल तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी में बहुत समय शुरू हो गया था जब से एक नया चलन चला। तो उस पर सही कहा आपने, पिछले बहुत समय पहले इस बीमारी पे ध्यान देना चाहिए था और कड़ा कानून लागू होना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात जो है कि केवल कानून से हम किसी बीमारी की रोकथाम नहीं कर सकते। जैसे रेप को जो सबसे कड़ी सजा है मर्डर के लिए है, रेप के लिए है। तो आज भी मर्डर हो रहा है और डेली, राघवन जी आप पेपर देते हैं, हम भी देते हैं, आप तो रिपोर्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, डेली रेप के केसेज होते हैं। सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। और जहाँ पे पेपर का मुद्दा है, एक पूरा चेन होती है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। पेपर सेटर है, मॉडरेटर है, प्रिंटिंग प्रेस है, प्रोफेसर्स हैं। तो अगर मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस से पेपर जाता है, वहीं से लिख हो जाए तो एग्जामिनेशन बॉडी क्या करेगी? लेकिन हमारे देश में ही एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल है यूपीएससी का, जहाँ पेपर एक या दो बार सुनाई पड़ा मुझे बहुत पहले जी। वो भी पता नहीं कैसे हो गया। मैं उसमें भी इलाहाबाद का सेंटर इन्वॉल्व था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीएससी से पेपर लीक हो। एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम हमारे कंट्री में है, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सरकार करती रही अभी तक? ये बहुत ही दुखद बात है। और देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत रिमार्केबल चीज है कि जो मेरिटोरियस बच्चा है, हमारे घर का, आपके घर का हो, आज अगर हम कोई पेपर बच्चा देने जाएगा, वो जरूर नहीं कल भी उतना अच्छा पेपर दे पाएगा। वही बच्चा है, वही मेरिट है, और अगले दिन कुछ और पेपर आएगा, होता उतना अच्छा परफॉर्म ना होता, फेल भी हो जाए। जी। तो जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, तो इस सोच के जाते हैं कि हमने जो भी मेहनत किया है, रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे पढ़ा, तो पेपर हमारा लीक नहीं होगा और हमारी जो मेरिट है उसका जस्टिस होगा। हम डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना हो या ऑफिसर बनेंगे। जब पेपर लीक होता है तो सबसे पहले वो टूटता है जी। फिर पेरेंट्स टूटते हैं। और एक दूसरी बात होती है, पूरा समाज में एक निगेटिव एटमॉस्फेयर फैलता है। और एक और चीज जो होती है जो अपने आप व्यापक हुआ, उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा, आप बिलीव कीजिए कि जब मध्य प्रदेश के बच्चे बाहर जाते हैं, कोई डॉक्टर वगैरह, तो कई बार मजाक में लोग पूछ लेते हैं, घर ही बात है, और लोग कई बार जानबूझ के पूछते ही होंगे, मजाक तो नहीं, सीरियसली पूछते होंगे कि आप व्यापक से तो नहीं हो। तो पूरे इंटरनेशनल फोरम पे आपका पूरे देश की इमेज खराब होती है। तो अगर सरकार बच्चों के लिए, समाज बच्चों के लिए, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
और जो कुछ विषय बाद में है वो बाद में चर्चा करेंगे, कोई और भी पैनल में हमारे मित्र हैं, विद्वान साथी भी बात करें। जी, आपने ठीक कहा। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ आपकी अनुमति से कि व्यापम से तो नहीं आप, अब एक चीज़ और कही जाती है कि आरक्षण से तो नहीं आप, क्योंकि हम सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। व्यवस्था है, संविधान ने बनाई है, उसको हमारे राजनेताओं सरकारों ने और विस्तारित कर दिया। जितना संविधान सभा ने तय किया उससे ज़्यादा आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन ये भी लोग पूछते हैं कि आरक्षण वाले को थोड़ा सा बच के रहना। ये उन आरक्षण वालों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम की बात हो रही है कि व्यापम से तो नहीं है। तो लोग पूछते हैं आरक्षण से तो नहीं, क्योंकि कई इंजीनियर डॉक्टर से लोग बचते हैं। ये आम धारणा की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आरक्षण वाले सभी ऐसे होते हों, और ज़रूरी भी नहीं कि सारे सामान्य वाले भी बहुत काबिल होते हों, लेकिन ये एक बात है। तो मेरे साथ रमेश सिंह जी भी हैं फ़ोन लाइन पर। रमेश जी, आपकी राय, ये जो सारा मामला है, कॉकरोच जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि अभी 2-4 महीने पुरानी है। अगर हम बात करें तो वो शैशव काल में है, राजनीति के पाले में भी झूल रही है। उसका जन्म ही 3 महीने पहले हुआ। अभी तो एक तरह से वो बहुत छोटी सी पार्टी है, और उसको भारत में बड़े बड़े घाघ नेताओं से उसका पाला पड़ रहा है। आप देखिए कि सारा मामला था आरक्षण, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर बच्चे इकट्ठे हुए, और हर कोई दल उसका श्रेय लेना चाहता था। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो बच्चे हैं उनको इन सब लोगों से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई श्रेय ना लूट ले जाए, कोई उनके आंदोलन को दूषित ना कर दे, आंदोलन को बदनाम करने के लिए उनमें ऐसे तत्व ना आ जाए जो हिंसा फैलाएं। तो इन सब बातों की भी चिंता बच्चों की पार्टी को करनी पड़ेगी, जिससे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है। ये बहुत सारी चुनौतियां हैं, और ये भी चुनौती है कि आखिर उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से हो रही है, देश में कौन उसको पैसा दे रहा है। आरोप है कि विदेशों से भी पैसा आ रहा है, चूँकि जन्म उसका विदेशों से हुआ, तो विदेश में हुआ अमेरिका में, तो ये बात भी उसके साथ जन्म के साथ ही वो टैग लग गया है कि यूएस में जन्मी पार्टी है और फॉरेन फंडिंग से ये चल रही है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत सारे दाग जो लगे हैं या जो आरोप लग रहा है उससे सामना करना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा। आपकी राय? राघव जी, पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत कम लोग थे जो जीनियन छात्र थे, जीनियन मतलब जो जिनका कंसर्न इस शिक्षा की अव्यवस्था से था। बाकी तो इस जो पूरा अचानक जो एकदम हुजूम उमड़ा था जंतर मंतर पे, वो अपने जो योगेंद्र यादव जैसे लोगों का, योगेंद्र यादव एक है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके प्रयासों से अराजकता पैदा करने के लिए बड़े बड़े क्रिमिनल्स, रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स को यहाँ भेजा गया था, और इसका दिल्ली पुलिस के पास रिकॉर्ड भी है। दूसरी बात, आपने फंडिंग की कही, तो मैं आपको बताऊं कि ये भले ये 2-3-4 महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन इसके पीछे जो ताकतें हैं वो आज से नहीं 10 सालों से मेहनत कर रही। पिछले 2014 के बाद से रात दिन ग्लोबल जो डीप स्टेट है, यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका का, वो रात दिन लगा था। 2014 के बाद से हिंदुत्व का जो उभार आया और हिंदू एकजुट हुआ, उससे भारत में मुसलमान और ईसाइयों के जो एजेंडे है वो फेल होने लगे। तो इसकी वजह से पश्चिम एशिया का डीप स्टेट, यूरोप का डीप, आपको मैंने कल बताया था सौरभ दास को नॉर्वे से कम 5-6 मिलियन डॉलर की मदद मिली है। भैया, इनने ऐसे कौन से गहरे हार भेज दिए, इनमें कौन सी ऐसी मतलब विशेषता है सौरभ दास में, इन्हें मिलियंस के फंड मिले, जबकि वो कुछ जलवायु और फॉरेस्ट के एनजीओ है उनसे मिले, जबकि इनका उन एनजीओ से कोई मतलब नहीं है। तो बाहर से फंडिंग भी मिल रही है। 10 सालों की मेहनत है, 10 सालों से वो लगे हैं। ये भारत के बहुत सारे लोगों के पीछे उन्होंने मेहनत की है। राहुल गांधी तो बेचारे बहुत हर साल भर में 8-10 बार विदेश जाकर मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, बहुत से दक्षिण भारत में करीब हजारों के करीब डेबिट कार्ड से जो ड्रॉप किया है वो मनी डॉलरों में, और उसको जो माओवादी क्षेत्र है उनमें बांटा है। तो ये मेहनत 10 सालों से चल रही है, बहुत गहराई। अब ये क्या है, अचानक ये जो कॉकरोच वाला मुद्दा उभर गया और उनने ये जो अभिजीत वगैरह है, इनने उसे लपक लिया, तो इनने पूरी ताकत वो 10 साल की है इनके पीछे लगा दी। लेकिन मुझे बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूं मैं कि हमारे भारत में पिछले दशकों से इस डीप स्टेट को फैल किया है। दुनिया में इतना फैल डीप स्टेट कहीं नहीं हुआ जितना भारत में हुआ। ये पहली कामयाबी है, ये जो आज जो आंदोलन हुआ है, ये पहली कामयाबी है जिसमें ये डीप स्टेट
थोड़ा बहुत कामयाब हुआ है और इसकी भी अब हवा निकल गई। और इसका श्रेय जाता है राघवेंद्र जी, मैं ये मानता हूँ भारत का जो आम नागरिक है वो बहुत गहराई से सेंसिबली सोचता, बहुत गहराई में जाता, हाथ पैर कम चलाता, दिमाग ज्यादा चलाता। जो 5G इंटरनेट है इसने घर घर में हर आदमी की जेब में दुनिया से जोड़ दिया। वो हर मुद्दे पर मल्टी डायमेंशनली विश्लेषण होते हैं, उन्हें सुनता है, देखता, समझ। डीप स्टेट की जानकारी हमें जितनी पढ़े लिखे लोगों को है उतनी ही गाँव के लोगों को डीप स्टेट की इतनी गहरी जानकारी, उन्हें पता है कि डीप स्टेट ना अमेरिका की एक संस्था है जो भारत को अस्थिर करना चाहती है, सरकार को गिराना चाहती है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में जो हुआ है उसी ने किया है और हमारे यहाँ भी वो कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को जू नहीं रहती, वो जानते हमें इसके पचड़े में नहीं पड़ना। तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता सोशल मीडिया से शिक्षित भारत के नौजवानों को, भारत के बुजुर्गों को, भारत के बच्चों को, और वो भी गाँव के। ठीक, यानी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रमेश जी, लेकिन सवाल है कि ये कोशिशें दोबारा नहीं होंगी क्या? दोबारा भी होंगी, कई बार होंगी। और उस समय ये जो जागृति है, समझदारी है, ये कायम रखनी है, जिस तरह से CJP ने भी कायम रखी है। बच्चे हैं, उनके राजनीति को बहुत समझते नहीं है, इसलिए कई बार जुबान फिसल जाती है, लेकिन वो संभल भी जाते हैं। तो हमें लगता है कि हर दिन वो संभलेंगे, हर दिन उनको तजुर्बा मिलेगा और वो इन सब बातों से भी दूर रहेंगे जो उन पर आरोप लग रहे हैं। और अगर किसी पर लगे भी हैं तो वो अपने आप फिल्टर करेंगे। हम मानते हैं कि जैसे पानी अपने आप को फिल्टर करता है नदियों का, झरनों का, वैसे ये उनका आंदोलन भी फिल्टर होता चला जाएगा। लेकिन राठी जी, सवाल ये है कि बात आती है कि डीप स्टेट की बहुत जिक्र हो रहा है दुनिया भर में। लोग कहते हैं जैसे केंद्र में सरकार होती है भारत में तो वो राज्यों को अपने हिसाब से चलाती है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी सरकार है जो दुनिया को कंट्रोल करती है, ऐसा स्वयंभू माना जाता है कि US है, अमेरिका है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरह से आधी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि वो जिस देश में चाहे सत्ता बदल दें। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी को उठा के ले गया तो वापस ही नहीं किया, वो चाहे तो पाकिस्तान में सत्ता बदल दें। तो वो डीप स्टेट कई सालों से भारत में कोशिश कर रहा है। पहले उनकी कठपुतलियाँ होती थी। लोग कहते हैं, रंजन जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि वित्त मंत्री कौन बनेगा ये अमेरिका तय किया करता था भारत का। तो ये बहुत सारी चीज़ें तय करते थे, लेकिन अब कुछ सालों से वो तय होने में दिक्कत हो रही है, इसलिए डीप स्टेट भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। और ये कई बार दिखा भी, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो या मैथ्यू की बात, एक जासूस पकड़े गए हैं, वो हैं तो कायदे में एक तरह से पत्रकार या लेखक, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री है वो जासूसी से जुड़ी है। वो भारत में गिरफ्तार हुए और पिछले 3-4 महीने से वो ट्रायल पर चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी राय, ये पेपर लीक का जो मामला है ये लॉक तो हो गया है, लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई है, ये बढ़ेंगी, सुलझेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए, आज का विषय जो आपने रखा था कि पेपर लीक, और पेपर लीक पे जो बिल भारत पार्लियामेंट में पास हुआ है जी, तो जब भी पेपर की हम बात करते हैं तो इस सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पेपर का बनना, एग्ज़ाम होना, एक लीक होने के बाद उसकी जांच होना। तो ये जो आज का विषय है, वो जो बिल पास हुआ है वो दूसरा विषय है कि पेपर अगर लीक हो गया तो उसमें कैसे कार्रवाई होगी, कैसे पकड़ेंगे, क्या सज़ा होगी। और ऐसे जैसा रंजन जी ने कहा कि मर्डर और रेप, ऐसे हर चीज़ में बहुत सारे कठिन से कठिन और बड़े स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, लेकिन वो सब निरंतर जारी हैं। लेकिन जो पहला पहलू है उसका कि परीक्षा जो होती है वो लीक के बिना कैसे हो, उसमें लीकेज ना हो। भाई UPSC भी भारत में पेपर कराता है। आज तक जो सुनने में, आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि UPSC का पेपर लीक हुआ हो। 10 से 12 लाख बच्चे उसमें भी पेपर देते हैं। नीट के 22-25 लाख बच्चे दे रहे हैं। नीट पहले होता नहीं था, पहले PET PMT हर स्टेट का होता था, कुछ सरकारी कॉलेज होते थे। अब चूंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस की जो परंपरा हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये जो प्राइवेट कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट हैं ये करोड़ों रुपए की लागत लगा रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो ये लागत निकालने के लिए अपने आप, पहले जैसे मध्य प्रदेश में एक डीमेट एग्ज़ाम होता था, उसका कार्यालय मेरे घर के करीब था। मैं देखता था एग्ज़ाम के पहले दिन रात को करोड़ों की कीमतों की गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी रहती थी। तो आप समझ सकते हैं बाकी की वहाँ क्यों खड़ी रहती होगी, एग्ज़ाम के पहले दिन क्या ज़रूरत खड़ी रहने की। तो वैसे ही ये चीज़ जब सेंट्रलाइज्ड हुई और भारत सरकार को नीट के माध्यम से जब एग्ज़ाम होने लगा, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो संस्थान है जो इस ढंग के कोर्सेस चला रहा है, वो अपने एडमिशन के लिए, अपने अपने तरीके अपनाने के लिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढता है। उस जगह ढूंढ के वो इस सब संभावनाओं को पूरी करता है।
तो अब ये जो आज का पहलू है, आज का जो बिल है, वो अगर ये पकड़ में आते हैं तो उन पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। 2024 में भी कानून आया था, उसी कानून में कुछ संशोधन कर दिया कि 5 करोड़ का 10 करोड़ कर दो, 5 साल का 10 साल कर दो, मतलब कोई बहुत फेरबदल नहीं किया। मुझे तो हास्यास्पद ये लगा कि इतने बड़े उसके बाद आज और कल जब लोकसभा में हुई, जैसा बाइट मैं सुन रहा हूँ, पूरी डिबेट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन बाइट के आधार पर ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष का काम था इसमें और क्या सुधारात्मक पहलू हो सकते हैं, उसको रखना था। बच्चे वो उम्मीद करते, बच्चे उससे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते, पर चला आप कोई और बात रख के कर रहे हो, कोई और विषय, उसके लिए कभी और कर लो आप जी, लोकसभा में आप फिर दे दो, फिर से हो जाएगा। लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पे बोलना था, उनकी बाइट में तो वो सब्जेक्ट नहीं नजर आता है। लोकसभा में बोल रहा हो, मुझे नहीं ज्ञान है। लेकिन ये चीजें, जब तक ये चीज, जैसे यूपीएससी को क्यों ना इस एग्जाम को दे दिया जाए, यूपीएससी ही इसको कंडक्ट कराए। जब यूपीएससी इतना फुल प्रूफ कराता है, वही सिस्टम को ये क्यों नहीं अपनाते हैं? बिल्कुल। तो ये सारे पहलू हैं, तो इसमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये सजा वाला पहलू बिना काम का है, ये सिर्फ दिखावटी एक चीज हो गई। 24 में भी थी, 26 में फिर आ गई। ये चीजें समझाने के लिए बहुत अच्छी हो सकती होगी, लेकिन जो पहला पहलू है मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। देखिए, अब बात आती है कि सरकारें तो अपने हिसाब से काम करती है, प्रतिपक्ष का तो काम है कि वो सरकार को सुझाव भी दे और सरकार की गलत चीज़ों को नियंत्रित भी करे। अब यहाँ मैं नहीं कहता कि कोई कमज़ोर है कि कोई अच्छा है, लेकिन इस मुद्दे पर भी सदन के बाहर और सदन के भीतर राजनीति हुई। राठी जी, आपके सवाल उसी से निकल के आ रहे हैं कि मुद्दे की बात नहीं की जो कि प्रतिपक्ष को करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारें तो 24 में भी कानून बनाया, अब 26 में भी लेकर आ गए, सिर्फ सजाएं बढ़ा दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। लेकिन इसमें जो खास बात जिसका मैं जिक्र करना भूल गया था, वो कि नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी है। यूपीएससी का हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है कि ये कमेटी इतने अच्छे नियम कायदे बना दे कि हम ये कहें कि यूपीएससी इसको फॉलो क्यों नहीं करती। यूपीएससी कोई आखिरी लाइन नहीं है, वो हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ इस तरह की धांधलियाँ नहीं होती, तो ये भी फुल प्रूफ बन सकता है। काम तो ये भी करेंगे ना। तो प्रश्न ये है कि ये जो मसला है बच्चों की पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, ये दूर तक जाने वाला है। ये तो सिर्फ एक विषय है जिस पर उन्होंने 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 35 दिन का आंदोलन कर दिया, लेकिन ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, वैश्विक मामला है, जिसमें जो लोग जानकार हैं वो इसके चीज़ों को समझ रहे हैं और इसमें ये भी जान रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, वकीलों की फ़ौज कहाँ से आ रही है, खाना कौन दे रहा है। तो ये सब बातें जांच का विषय है। लेकिन अंत भला सो सब भला। रंजन जी, आज का दिन अच्छा है, बिल पास हो गया है, कानून बनेगा और यूपीएससी की एग्ज़ाम से हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर बन जाए। हम कल के दिन इसका एग्जाम्पल दें कि साहब देखिए, कल तक वहाँ पेपर लीक होते थे, अब मजाले की कोई चीज़ लीक हो जाए। आपकी राय? हो सकता है कोई भी चीज अंतिम तो होती नहीं जी, उससे बेटर सिस्टम भी आ सकता है। इससे अच्छी बात क्या होगी जी, यूपीएससी इसको फॉलो करें। उसमें मूलभूत जो कराठी जी बोल रहे थे, तो देखिए मैं जोड़ना चाहूंगा जी, यूपीएससी की बात कर रहे थे कि आखिर मैं बहुत सरप्राइज हुआ राघवन जी, मुझे भी नहीं पता था इस बात को जब मैंने जाना कि एक एनजीओ चला रही है, एनजीओ का एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जहां 22 लाख बच्चों का भविष्य है। जी, जितना प्रेस्टिजियस एग्जाम किसी एनजीओ कैसे दे सकते हैं, मेरे समझ के परे है, मेरा दिमाग खुल गया। तो दिक्कत तो वही है कि आपके अप्रोच में, आप अप्रोच चाहते क्या है। अगर और जो आपने बिल्कुल सही बात कही, जो कमेटी बनी है, कमेटी इस बात को देखेगी, वो इसलिए बनी है कि जहां जहां पे लीक हो रहा है उसको लूपहोल को बंद करेगी। तो जाहिर है सिस्टम पे काम हो रहा है, सरकार बिल तो ला रही है, बिल ला चुकी, पास हो गया, उस पर काम भी कर रही है। लेकिन ये जो मूलभूत समस्या हो बाद में भी होगा। उसका जो टोटल स्टाफ है राघवन जी, वो 23 या 28 का है एनटीए का। तो जो आंसरेबल नहीं है, अगर संविदा पे कोई है, आपने देखा यूनिवर्सिटी में भी जो एग्जाम होती थी उसका एक एग्जाम कंट्रोलर होता था, यूनिवर्सिटी का पार्ट होता था, बिल्कुल वो यूनिवर्सिटी कराती थी। उस पर अलग ओपनिंग सेक्शन था, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय थे, चूंकि वो पेड एम्प्लॉय थे, यूनिवर्सिटी के पेरोल पे है वो, तो माना जाता है आंसरेबल है बेसिक या सिस्टम पे। तो ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी सिस्टम होना चाहिए, ऐसा संस्था होना चाहिए जो आंसरेबल हो। बिल्कुल, उसको डर हो, उसको नौकरी का डर हो, पेंशन का डर हो, एकदम। जेल तो अलग बात है। इसमें तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इसमें एडवोकेटिज्म नहीं चलेगा कि आपने प्राइवेट सेक्टर से, एनजीओ से काम करा लिया है, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने 2 दिन पहले हर साल एग्जाम होगा, हर साल एग्जाम होगा जी,
और बात मेरी खत्म होने पर एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, जी। 2 मिनट समय लूंगा आपका, सॉरी 30 सेकंड। वो जो आरक्षण की बात हो रही थी, अब तो आप भी गांव से, हम भी गांव से हैं सर, बहुत बुरी हालत है। जी जो निचले तबके के लोग हैं, वो केवल एंट्री के लिए उनको मदद मिलती है, लेकिन अंदर आकर के फिर पढ़ाई उनको उसी तक कंप्लीट करना पड़ता है। अब तो मेरा रंजन जी, मानना बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी रंजन जी, इसके आरक्षण बाद का बात डिबेट हो जाएगी। आप बात जरूर पूरी करें, मैं जोड़ रहा हूँ। आरक्षण तो ऐसा मुद्दा है कि आप अगर दिखाएंगे तो वो लाल कपड़ा है, लोग सुन के ही भड़क जाते हैं। आरक्षण के तो मामले में वही कोई कहा। सुनने ही नहीं चाहता, ना सुधार में ना उसको। बिल्कुल सही बात है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो चूंकि मेरा वो कहना अभी जी, आज की हालत में मुझे लगता है उनको जरूरत है उस तबके को, और लेकिन उनको केवल एंट्री में सहूलियत मिलती है, जी। उनको एग्जाम ऐसे कंप्लीट करना पड़ता है अंदर तक। बिल्कुल। यही मेरा कहना है। तो बहुत सारी बातें, चूंकि समय हमको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, अगर 2-3 सेकंड में बात कर पाए तो मुझे लगता है कि अव्यावहारिक होगा। लेकिन रमेश जी 2-4 वाक्य में कुछ कह सकते हो तो जरूर कहें आप। राघवन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेपर लीक होने के बाद जो सजा होती है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पेपर लीक ना हो इस पे बहुत सारे ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है और भी उपाय हो सकते हैं। दूसरा आरक्षण का कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट एक फैसला दिया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का जो उपविभाजन है वो हो तो आरक्षण के मामले में बहुत ईमानदारी के साथ काम हो सकता है। जो वंचित रह गए उन्हें आरक्षण। जी राठी जी कुछ कहेंगे 2-3 वाक्यों में? नहीं, बिल्कुल। मैं तो उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम लाए जिससे एग्जाम की लीकेज बंद हो, और साथ ही ऐसा जो कानून आया है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी, चूंकि हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं, तो उन्हें भी इस कानून को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का कानून है, ये स्टेट के जो पीएससी है उन पे लागू नहीं होगा। तो इन्हें भी अपने अपने विधानसभाओं से इसको पारित करना चाहिए, और यहाँ भी एक फुल प्रूफ सिस्टम एक लाइन में ये कि जो दिल्ली में कानून बन रहा है उसको राज्यों में भी लागू किया जाए, सरकार उसको मानने के लिए बाध्यकारी ना हो लेकिन माने, परंपरा बन जाए। एक अंतिम बात जोड़ूंगा, कानून सख्त होता है तो उसका असर भी दिखता है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहाँ सख्त कानून है, चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कारियों को पत्थर से मारा जाता है, तो वहाँ अपराध कम होते। तो कानून का भय जरूरी है, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको लागू करने वाले भी उतने सख्त हो। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश किंग जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।